students, lastly we have completed till the fossil fuels. Let's start with the thermal power plants. Large amount of fossil fuels are burned every day in power stations to heat up water. Large amount of fuels are burned. हर रोज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल्स पावर स्टेशंस में बर्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो वो पानी को गर्म करेगी, और पानी अगर गर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेम प्रोड्यूस होगी. वो स्टेम क्या काम आएगी, टर्बाइन को रन करने में काम आएगी. मतलब टर्बाइन उस स्टेम की वजह से चलेगा, और जैसे ही टर्बाइन रोटेट होगा, उस टर्बाइन के रोटेट होने से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी. द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है मोर एफिशिएंट है कंपेयर टू ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम. इसीलिए जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो कहाँ सेटअप किए जाते हैं, ऑयल या फिर कोल इंडस्ट्रीज या फील्ड के आसपास. द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड सिंस फ्यूल इज बर्न्ड to produce heat energy which is converted into electrical energy. ये जो टर्म थर्मल पावर प्लांट है कब से यूज होने लगा है, जब से हमने फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट किया है. ठीक है, और फ्यूल बर्न करने से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फिर बाद में उसको क्या करते हैं, हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर प्लांट्स. नाउ व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट्स? Another traditional source of energy was the kinetic energy of flowing water. और एक कौन सी एनर्जी है, ट्रेडिशनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट दी हाइट. या तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, और दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट से वाटर गिर रहा है वो. हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्टेड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ऊंचाई से पानी गिरने पर से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, और उसी वजह से उसको नाम दिया गया है हाइड्रो पावर प्लांट्स. मींस ऊंचाई से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो. सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बहुत कम ऐसे वाटरफॉल्स है जिसको हम एज अ पोटेंशियल एनर्जी के सोर्स पे यूज कर सकते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स. इसलिए उनको बहुत कम है, इसलिए हमने उनको किसके साथ कनेक्ट किया है, डैम्स के साथ कनेक्ट किया है. इन द लास्ट सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स वर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन द लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ डैम्स, बहुत सारे डैम्स बिल्ड किए गए थे. एज वी कैन सी फ्रॉम क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मेट बाय हाइड्रो पावर. यानी कि अपनी इंडिया में 1/4 ऑफ एनर्जी कहां से मिल रही है, हाइड्रो पावर प्लांट से. लेट्स सी द नेक्स्ट. In order to produce hydel electricity, that is hydroelectricity को प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स. क्या होगा, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाय कलेक्ट वाटर इन लार्ज रिजर्वायर्स. हम क्या करेंगे, डैम्स क्रिएट कर देंगे, जो लार्ज रिवर्स होंगे उनमें हम हाई राइज डैम्स क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या पानी कलेक्ट होता जाएगा in a large reservoirs. The water level rises and in the process of kinetic energy of flowing water gets transformed into potential. कभी ना कभी वो भर जाएगा, और भरने की वजह से फोर्सफुली क्या करेगा, फ्लो हो जाएगा. That means it will create, kinetic energy will be created into potential energy. The water from the high level in the dam is carried through pipes to turbine at the bottom of the dam. क्या होगा, जो वाटर हाइट से गिर रहा है वो पाइप के थ्रू आएगा, और पाइप के थ्रू से कहाँ जाएगा, टर्बाइन में. Since the water in the reservoirs would be refilled each time it rains, क्या होगा, जो भी रिजर्वायर्स है वो बारिश आती है तो वैसे ही भर जाते हैं. We would not have to worry about hydroelectricity source getting used up the way fossil fuels would get finished one day. Fossil fuels का हम टेंशन ले सकते हैं because they are not reusable, non-renewable source है वो. But hydro power plants, when the rain comes, वो अपने आप रिफिल्ड हो जाते हैं. सो इसकी वजह से हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाउ वी विल क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट. हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में. डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, प्रेफरेबली इन हिली टेरेन्स. जहाँ पे हिली एरियाज होंगे वहीं पर डैम क्रिएट हो सकते हैं. लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशंस आर टू बी सैक्रिफाइस्ड एज दे गेट सबमर्ज्ड. Large ecosystems are destroyed when submerged under the waters in the dam. अगर हम नॉर्मल लैंड और ह्यूमन रिसोर्सेज को जोड़ देंगे डैम्स के साथ तो क्या होगा, नुकसान
ह्यूमन हैबिटेशन को होगा, इसलिए हम उनको सबमर्ज नहीं कर सकते, इसलिए हमें हिली टेरेन्स होते हैं वहीं हम डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स विच इज सबमर्ज रूट्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, कंटेन्स give rise to large amount of methane, which is also a greenhouse gas. It creates the problem of satisfactory rehabilitation of displaced people. Problems create हो जाएगी अगर हम human habitation को dams के साथ जोड़ देंगे तो। Now what is rehabilitation? The action of restoring someone to health or normal life through the training. हम क्या कर रहे हैं, किसी को सिखा रहे, restore कर रहे someone regarding their health और their normal life से training के through. Opposition of the constructions of Tehri Dam on the Ganga River and Sardar Sarovar project on the river Narmada are due to such problems. इसीलिए वो बाकी है because of such problems. हम human habitations और river dams को एक साथ submerge नहीं कर सकते. Now let's see the improvement in technology for using conventional source of energy. कुछ improvements दिखते हैं technology के for using this type of energy. First is biomass. We mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. हमने पहले ही मेंशन किया है कि वुड बहुत ही भारी मात्रा में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. अगर हम ये यकीन दिला सके कि हाँ plants is never going to be finished, यूज होते ही रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ट्री ग्रो भी करो, आप ट्री यूज भी करो, नो प्रॉब्लम. बट इफ ट्रीज आर नॉट देयर एंड इफ यू आर कीप यूजिंग ट्रीज फॉर फ्यूल, इट विल बी danger zone for us. You must also be familiar with the use of cow dung cake as a fuel. Cow dung means you can say gobar in Hindi. Given the large livestock population in India, this can also assure us a steady source of fuel. इसको भी हम fuel के तरह use कर सकते हैं. Since these fuels are plants and animal product, ये जो है that is cow dung cakes, these are the products of plants and animals. The source of this fuel is said to be biomass. इसको क्या बोलते हैं? Biomass. ये जो fuel है, जो जहाँ से मिल रहा है, that is plants and animals से, इसे कहते हैं biomass. These fuels, however, do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burnt. इनसे क्या होगा? जब आप इनको हीट दोगे तो ये हीट तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे ज्यादा, बट क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. Therefore, technologically inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. हीट नहीं मिल रही, उसकी जगह पे स्मोक मिल रही, इसलिए टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही जरूरी हो गया है. When wood is burnt in a limited supply of oxygen, water and volatile material present in it get removed and charcoal is left behind as the residue. जब हम वुड को बर्न करते तो क्या रह जाता है? सिर्फ कोल, राइट? तो चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स. चारकोल जो होता है वो कैसे बर्न होता है? विदाउट फ्लेम्स. उसमें आग, हीट नहीं दिखाई देगी आपको, वो ऐसे ही विदाउट फ्लेम्स बर्न होता है. इट्स कंपैरेटिवली स्मोकलेस एंड एज अ हायर हीट जनरेट एफिशिएंसी. वो स्मोकलेस होता है, उसमें से कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है, और क्या होता है? हाईएस्ट हीट जनरेटिंग एफिशिएंसी है उसमें. Similarly, cow dung, various plants material like the residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. Since the starting material is mainly the cow dung, it's popularly known as gobar gas. Biogas is produced in a plant. बायोगैस कहाँ प्रोड्यूस होता है? प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है. अच्छा, ये गोबर गैस कैसे बनेगा? मीन्स बायोगैस हमें कैसे मिलेगा? हम काउ डंग के अंदर प्लांट्स मटेरियल है, प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, सेवेज है, मीन्स ह्यूमन वेस्ट, ये सब मिक्स करके उनको डिकम्पोज करेंगे. जहां उनको ऑक्सीजन ना मिले तो हमें क्या मिलेगा? बायोगैस, दैट इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस. द प्लांट हैज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड विथ ब्रिक्स. ऐसा प्लांट जिसका डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है? वो ब्रिक से. अ स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेदर it is fed into the digester. The digester is sealed chamber in which there is no oxygen. अच्छा,
हम क्या करेंगे, काउडंग की स्लरी जो रहती है, स्लरी मतलब एक थिक लिक्विड बनाएंगे जिसके अंदर हम एनिमल वेस्ट, काउ वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, हम काउडंग सब मिक्स करके उस स्लरी को हम कहाँ डालेंगे, मिक्सिंग टैंक में डालेंगे। फ्रॉम वेयर इट इज फेड इनटू डाइजेस्टर, और डाइजेस्टर ऐसी जगह है जहां ऑक्सीजन नहीं होता। Anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose or break down complex compounds of the cow dung slurry। हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे जो ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, वो क्या करेंगे, वो जो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, मतलब जो काउ डंग का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उनको छोटी छोटी हिस्सों में तोड़ देंगे। It takes a few days for decomposition process to be complete and generate gas like, उसको कितने दिन लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, few days it will take, and it will generate the gases like methane, carbon dioxide, hydrogen, hydrosulfide। The biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through the pipe for use। ये बायोगैस है वो कहाँ स्टोर होगा, गैस टैंक में स्टोर होगा। इसकी वजह से क्या होगा, द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन, और डाइजेस्टर के थ्रू, वो पाइप के थ्रू वो यूज में लिए जाते हैं। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% ऑफ मीथेन। बायोगैस में सबसे ज्यादा गैस क्या होता है, मीथेन होता है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एशेज एंड वुड, चारकोल एंड कोल बर्निंग। वो ऐसा है जिसमें ना स्मोक रिलीज होती है, ना ही वो कोई ऐसे रेसिड्यू, मतलब कि वेस्ट चीजें छोड़ देता है, लाइक राख रह गई, वो वुड में जैसे राख रह जाती है, चारकोल रह जाता है, ठीक है। इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, उसकी कैपेसिटी जो है हीटिंग के लिए वो बहुत हाई होती है। बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग, बायोगैस को हम लाइटिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव्ड पीरियडिकली and used as an excellent manure rich in nitrogen and phosphorus। जो भी फिर उसमें बच जाता है स्लरी, दैट इज अ थिक लिक्विड, जो बच जाता है वो पीरियडिकली रिमूव किया जाता है वहां से, और फिर उसको एक्सीलेंट मैन्योर के तौर पे, जो रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के तौर पे यूज किया जाता है। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन of bio-waste and sewage material provides a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure। Do you think that biomass is renewable source of energy? क्या आप सोचते हो कि biomass एक renewable source of energy? तो it's yes, because a biomass is considered as a renewable source of energy because its inherited energy comes from the sun and it can go in a relatively short period of time। Trees ले लो, example ले लेते हैं। Trees take carbon dioxide from the atmosphere and convert it into biomass, and when it die, it will release back into the atmosphere। Now what is manure? Manure, you can say the waste matter from animals. Okay, so I'll stop here.